नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के एक अहम पद की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा पद जो है तो बहुत महत्वपूर्ण, पर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहता जितना राष्ट्रपति का पद। हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पद की, आप कह सकते हैं, संरचना, चुनाव, शक्तियां, इन सब बारीकियों पर रोशनी डालते हैं। तो आज का मिशन क्या है? यही समझना कि देश का ये दूसरा सबसे बड़ा पद आखिर काम कैसे करता है। चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति से अलग क्यों है भाई? शक्तियां क्या हैं? और हां, अमेरिका से मॉडल लिया, फिर भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति से इतना अलग क्यों? शायद एक सवाल जो उभरता है, दूसरा सबसे बड़ा पद पर सीधी शक्तियां कम, ऐसा क्यों? क्या इसकी अहमियत कहीं और छिपी है? चलिए इन्हीं उत्थियों को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले पद और वरीयता। उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च अधिकारी हैं, राष्ट्रपति के ठीक बाद। और ये कहा जाता है कि ढांचा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। में काफी जमीन आसमान का अंतर है, जो भारत की अपनी जरूरतें और अपनी व्यवस्था को दिखाता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं चुनाव प्रक्रिया से। क्या हम और आप आम नागरिक सीधे उपराष्ट्रपति चुनते हैं? नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी जनता सीधे वोट नहीं करती। उपराष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो चुनता है। निर्वाचक मंडल, इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य मतलब इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। ये तो राष्ट्रपति चुनाव से अलग हो गया। बिल्कुल। और यहीं पर राष्ट्रपति चुनाव से पहला बड़ा अंतर आ जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सांसद और विधायक वोट करते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। पर उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य वोट डालते हैं। दिलचस्प। और कोई बड़ा अंतर है राष्ट्रपति चुनाव से? हाँ, दूसरा बड़ा अंतर राज्यों की भूमिका से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य विधायक वो शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के निर्वाचित विधायक भी वोट डालते हैं। बिना राज्य विधानसभाओं के वोट के तो क्या ये माना गया कि उपराष्ट्रपति का काम ज्यादातर केंद्र या संसद तक ही सीमित है? ऐसा क्यों? हाँ, आपने सही समझा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसकी वजह भी बताई थी। उनका तर्क था कि राष्ट्रपति तो पूरे राष्ट्र के प्रमुख हैं, उनकी शक्तियां केंद्र और राज्यों दोनों के प्रशासन तक फैली हुई हैं। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, स्वाभाविक भी है। और उपराष्ट्रपति के बारे में क्या कहा था उन्होंने? उपराष्ट्रपति का जो मुख्य सामान्य काम है, जैसा हम आगे भी बात करेंगे, वो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन सिर्फ खास परिस्थितियों में करते हैं, और वो भी अस्थायी तौर पर। इसलिए संविधान बनाने वालों ने ये जरूरी नहीं समझा कि उनके चुनाव में राज्य विधानसभाओं की भागीदारी हो। उनका कार्यक्षेत्र ज्यादातर संघीय विधायिका पार्लियामेंट से जुड़ा माना गया। अच्छा, तो राष्ट्रपति चुनाव में जहां केंद्र और राज्य दोनों दिखते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव मुख्यतः संसदीय है। लेकिन चुनाव का तरीका वो तो राष्ट्रपति जैसा ही है ना? हाँ, तरीका बिल्कुल वही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा, और वोटिंग गुप्त होती है। सरल शब्दों में कहूं तो एकल संक्रमणीय मत का मतलब है कि वोटर एक से ज्यादा उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में वोट देते हैं, पहली पसंद, दूसरी पसंद, ऐसे। इससे वोटों की बर्बादी कम होती है और छोटे समूहों को भी प्रतिनिधित्व मिल पाता है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया समझ आ गई, पर उपराष्ट्रपति बन कौन सकता है? क्या शर्तें हैं इसके लिए? हाँ, संविधान में कुछ योग्यताएं बताई गई हैं। पहला, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये तो है ही। दूसरा, वो 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा, वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। और चौथा, वो किसी लाभ के पद पर न हो, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। लाभ का पद, इसका क्या मतलब है? क्या मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई मंत्री चुनाव नहीं लड़ सकते? वो तो पद पर हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संविधान खुद ही ये साफ करता है कि मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र या राज्य के मंत्री, इनको लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा।
तो इसका मतलब वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। और नामांकन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है? हाँ, सिर्फ योग्य होना काफी नहीं, उम्मीदवार के नॉमिनेशन पेपर पर कम से कम 20 मतदाता यानी सांसद, प्रस्तावक, प्रपोजर्स होने चाहिए और कम से कम 20 दूसरे सांसद, अनुमोदक, सेकेंडर्स होने चाहिए। इसके अलावा हर उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आरबीआई में जमा करनी होती है। ठीक है, चुनाव हो गया, जीत गए। अब पद संभालने से पहले शपथ, क्या शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति? पद ग्रहण करने से पहले उन्हें शपथ लेनी होती है। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से 2 बातें कहते हैं। पहला, कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, और दूसरा कि वो अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, मतलब डिलिजेंस से। और ये शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति इस काम के लिए किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, टर्म ऑफ ऑफिस? उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का होता है, लेकिन हाँ, वो 5 साल पूरे होने से पहले भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वैसा कुछ? हाँ, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग, इम्पीचमेंट जितनी जटिल नहीं है। उसके लिए कोई औपचारिक महाभियोग की जरूरत नहीं होती। तो फिर कैसे हटाया जाता है, प्रक्रिया क्या है? उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, लोकसभा में नहीं। अगर राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पास कर दे और लोकसभा उससे सहमत हो जाए, मतलब साधारण बहुमत से हाँ कह दे, तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। यहाँ ये तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सिर्फ उपस्थित और वोट देने वालों का नहीं। मतलब अगर कुछ सीटें खाली हैं तो उनको हटाकर जो उस समय सदस्य संख्या है उसका बहुमत चाहिए। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले कुछ नोटिस वगैरह देना होता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई भी संकल्प लाने के कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना, नोटिस देना जरूरी है। एक बात और पूछनी थी, क्या संविधान में उन्हें हटाने का कोई आधार, कोई ग्राउंड बताया गया है? जैसे राष्ट्रपति के लिए ना संविधान का उल्लंघन। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है और हमारे स्रोत भी इस पर ध्यान दिलाते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति के मामले से एकदम अलग है। कोई आधार ही नहीं बताया, बिना किसी वजह के हटाने की प्रक्रिया, ये थोड़ा अजीब नहीं है? कहीं ये कोई चूक तो नहीं, या इसके पीछे कोई सोचा समझा कारण है? हाँ, ये सवाल उठता है। कुछ जानकार मानते हैं कि ये शायद पद की प्रकृति से जुड़ा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति जैसी सीधी कार्यकारी शक्तियां तो होती नहीं है। उनका मुख्य काम राज्यसभा का संचालन है। तो शायद संविधान बनाने वालों ने कदाचार या संविधान उल्लंघन जैसे खास आधारों की जरूरत महसूस नहीं की। उन्हें हटाने की ताकत भी मुख्य रूप से उसी सदन को दी गई है, यानी राज्यसभा को, जिसकी वो अध्यक्षता करते हैं। बस लोकसभा की सहमति चाहिए। तो शायद ये संसदीय जवाबदेही का एक अलग तरह का मॉडल है। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति दोबारा उपराष्ट्रपति बन सकता है? री-इलेक्शन? हाँ बिल्कुल, वो इस पद पर फिर से चुने जाने के योग्य हैं और कितनी भी बार चुने जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये दोनों 2-2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। और एक और बात, वो अपने 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी, सक्सेसर, पद ग्रहण न कर ले, ताकि पद कभी खाली न रहे। अब जरा ये समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद खाली कब और कैसे हो सकता है। पद रिक्ति की स्थितियां क्या हैं? पद कई वजहों से खाली हो सकता है, जैसा स्रोत बताते हैं। पहला तो जाहिर है 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर। दूसरा, अगर वो इस्तीफा दे दें। तीसरा, उन्हें पद से हटा दिया जाए, जिसकी प्रक्रिया हमने अभी समझी। चौथा, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाए। और 5वां कारण है अन्यथा, मतलब अदरवाइज। इसका मतलब हो सकता है कि मान लीजिए वो पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट उनका चुनावी रद्द कर दे। अगर कार्यकाल समाप्त होने वाला हो तब तो चुनाव टाइम पे हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल,
जब कार्यकाल खत्म होने से पद खाली होना हो तो चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही करा लिया जाता है। लेकिन अगर पद बीच में खाली हो जाए, इस्तीफा, निष्कासन, मृत्यु या किसी और कारण से, तो रिक्ति होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, as soon as possible, चुनाव कराया जाना चाहिए। और जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, क्या वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, जैसे कुछ और पदों में होता है? नहीं, ये एक और ध्यान देने वाली बात है। बीच में पद खाली होने पर जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है, वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करता है। पूरे 5 साल, ना कि सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर कोई विवाद हो जाए, कोई शंका हो, तो उसका निपटारा कौन करेगा, कैसे होगा? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी के चुनाव से जुड़े जितने भी शक या विवाद हैं, उनकी जांच करने और फैसला करने का अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम माना जाता है, फाइनल होता है। क्या इस आधार पर चुनाव को चुनौती दे सकते हैं कि भाई निर्वाचक मंडल अधूरा था? मान लीजिए कुछ सांसदों की सीटें खाली थी उस समय। नहीं, स्रोत ये साफ करते हैं कि इस आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा था। और एक खास बात और है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति चुने जाने को अमान्य, इनवैलिड घोषित कर भी देता है, तो उस घोषणा की तारीख से पहले उस व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जो भी काम किए हैं, वो अमान्य नहीं होते, वो लागू रहते हैं। ये व्यवस्था की निरंतरता के लिए जरूरी है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद कई लोगों को इंतजार रहता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या हैं? व्हाट आर देयर पावर्स एंड फंक्शंस? उनकी मुख्य भूमिकाएं क्या हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति के मुख्य रूप से 2 काम हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। पहला और शायद सबसे नियमित काम, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पदेन सभापति, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? एक्स ऑफिशियो। पदेन या एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि किसी एक पद पर होने की वजह से व्यक्ति अपने आप ही दूसरा पद भी पा लेता है। यानी जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसी पद के आधार पर राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। इसके लिए अलग से कोई चुनाव या नियुक्ति नहीं होती। और इस भूमिका में उनकी शक्तियां और काम काफी हद तक लोकसभा के स्पीकर जैसे ही होते हैं। सदन की कार्यवाही चलाना, अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों को बोलने का मौका देना, प्रस्तावों पर वोटिंग कराना वगैरह वगैरह। ये तो कुछ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जैसा हुआ। वो भी तो वहां सेनेट के सभापति होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इस एक मामले में काफी समानता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी अमेरिकी सेनेट, जो उनका उच्च सदन है, उसके पदेन सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति का दूसरा प्रमुख काम क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण काम तब आता है जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए। मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए, या वो इस्तीफा दे दें, या उन्हें हटा दिया जाए, या किसी और वजह से पद खाली हो। ऐसी किसी भी स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम संभाल लेते हैं। ये कार्यवाहक भूमिका ये कितने समय तक चल सकती है? वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की अवधि तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। संविधान ये जरूरी बनाता है कि इस 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। क्या कोई और भी स्थिति है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं? हाँ, एक और स्थिति है जब मौजूदा राष्ट्रपति मान लीजिए अनुपस्थित हैं, जैसे विदेश यात्रा पर गए हों या बीमार हों, या किसी और कारण से अस्थायी रूप से टेम्परेरीली अपने काम नहीं कर पा रहे हों, तब भी उपराष्ट्रपति उनके काम संभालते हैं, तब तक जब तक राष्ट्रपति वापस अपना काम संभालने लायक न हो जाए। एक सवाल मन में आ रहा है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे होते हैं, चाहे वो स्थायी रिक्ति के कारण हो या अस्थायी असमर्थता के कारण, तो क्या वो उस दौरान राज्यसभा के सभापति का काम भी करते हैं? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य नहीं निभाते। वो काम तब राज्यसभा के उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन करते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उस समय वो राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। और राष्ट्रपति के तौर पर काम करने की बात आई तो यहीं पर भारत और अमेरिका के सिस्टम में जो शुरू में एक जैसे लग रहे थे, एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है उत्तराधिकार को लेकर। बिल्कुल, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक है, जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। अमेरिकी व्यवस्था में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो जाए,
तो उपराष्ट्रपति बाकी बचे पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। वो सिर्फ कार्यवाहक नहीं रहते, बल्कि अपने पूर्ववर्ती का बचा हुआ पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। वो राष्ट्रपति ही बन जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ सिस्टम अलग है। सही कहा। भारतीय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली होने पर बाकी बचे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद नहीं लेते। वो केवल तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं जब तक कि 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुनकर पद न संभाल ले। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकी सिस्टम उत्तराधिकार सक्सेशन पर जोर देता है, जबकि भारतीय सिस्टम कार्यवाहक व्यवस्था एक्टिंग अरेंजमेंट और नए चुनाव से निरंतरता पर। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए, जैसा कि कुछ आलोचक कहते भी हैं, कि भाई संविधान ने उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई बहुत महत्वपूर्ण या स्वतंत्र काम सौंपा ही नहीं है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि कुछ विद्वानों ने तो उन्हें हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस तक कह दिया है, मतलब महामहिम जिनकी जरूरत नहीं। क्या ये बस एक औपचारिक पद है? देखिए, ये एक आलोचना है जो सुनने में आती है, और ये सच भी है कि संविधान उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ज्यादा सीधी कार्यकारी शक्तियां नहीं देता। उनका मुख्य काम या तो राज्यसभा की अध्यक्षता है या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना। लेकिन इसे सुपरफ्लुअस यानी अनावश्यक कहना शायद पद के दूसरे पहलू को, उसकी अहमियत को नजरअंदाज करना होगा। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये पद मुख्य रूप से भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता, पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान निर्माता शायद ये नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में देश का शीर्ष पद खाली रहे, उसमें कोई शून्य पैदा हो। उपराष्ट्रपति ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति ना हो तो भी राष्ट्र का प्रमुख हमेशा मौजूद रहे। निरंतरता तो ठीक है, लेकिन क्या राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी भूमिका को कम करके आंका जा सकता है? वो भी तो एक अहम काम है। बिल्कुल नहीं। राज्यसभा जो राज्यों की परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो भारतीय संघवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसके ठीक से चलने में सभापति की भूमिका बहुत अहम होती है। वो न सिर्फ सदन की कार्रवाई को कंट्रोल करते हैं, बल्कि अक्सर जटिल कानूनी बहसों और राजनीतिक गतिरोधों के बीच संतुलन बनाने का बहुत नाजुक काम भी करते हैं। हाँ, ये भी सच है कि कई बार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन जो सत्तारूढ़ दल या गठबंधन होता है, उसके अंदरूनी क्षेत्रीय या राजनीतिक संतुलन साधने का भी एक तरीका बन जाता है। हालांकि ये संविधान में नहीं लिखा है, पर ये एक राजनीतिक वास्तविकता है। ये तो हुई पद की अहमियत की बात। अब जरा उनके वेतन भत्ते वगैरह के बारे में ही बताइए। क्या उन्हें उपराष्ट्रपति होने का वेतन मिलता है? ये भी एक दिलचस्प बात है। संविधान ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से कोई वेतन या परिलब्धियां एम्यूलेमेंट्स तय नहीं की हैं। वो अपना नियमित वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पाते हैं। अच्छा, तो सभापति के तौर पर कितना वेतन मिलता है उन्हें? हमारे स्रोत बताते हैं कि 2018 में जो संशोधन हुआ था, उसके बाद से राज्यसभा के सभापति का वेतन लोकसभा अध्यक्ष के बराबर है, यानी 4 लाख रुपए प्रति माह। हाँ, ये राशि संसद समय समय पर बदल सकती है। इसके अलावा उन्हें और भी कई भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे दैनिक भत्ता, बिना किराए का सुसज्जित आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा वगैरह। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तब उन्हें क्या मिलता है? क्या तब भी सभापति वाला वेतन? नहीं, उस दौरान जब वो राष्ट्रपति का काम कर रहे होते हैं, तब उन्हें राज्यसभा के सभापति वाला वेतन या भत्ता नहीं मिलता। तब उन्हें वही वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। और अगर कोई इन सभी प्रावधानों को खुद संविधान में देखना चाहे, तो मुख्य रूप से अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक, आर्टिकल 63 to 71, उपराष्ट्रपति के पद, चुनाव, कार्यकाल, योग्यता, शपथ, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम और चुनाव संबंधी विवादों से जुड़े प्रावधानों का विस्तृत वर्णन करते हैं। तो ये थी भारत के उपराष्ट्रपति पद की हमारी गहरी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे ये पद देश के शासन तंत्र में अपनी जगह बनाता है, इसकी चुनाव प्रक्रिया कैसे अलग है, कौन इस पद के योग्य है, इसके दोहरे काम क्या हैं, और कैसे ये अमेरिकी मॉडल से प्रेरित होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। हाँ, निष्कर्ष यही निकलता है कि भले ही उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति जैसी सीधी कार्यकारी शक्तियां कम हों और कभी-कभी उन्हें अनावश्यक भी कह दिया जाता हो,
फिर भी उनकी दोहरी भूमिका, एक तरफ राज्यसभा के कुशल संचालक के रूप में और दूसरी तरफ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्र के कार्यवाहक प्रमुख के तौर पर, उन्हें भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में बहुत जरूरी बनाती है। ये निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल। और अब जाते जाते हमेशा की तरह सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, एक सवाल जो हमारी चर्चा से ही निकला है। हमने देखा कि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशिष्ट आधार, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति के लिए संविधान का उल्लंघन है। तो क्या ये महज एक विधायी चूक थी, मतलब बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया, या ये एक सोचा समझा निर्णय था जो शायद उपराष्ट्रपति पद की सीमित कार्यकारी शक्तियां, उनकी मुख्य भूमिका जो राज्यसभा अध्यक्षता की है, या फिर उन्हें हटाने में राज्यसभा की जो मुख्य भूमिका है उसे दर्शाता है? इस प्रावधान के ना होने के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की क्या सोच रही होगी? इस सवाल पे जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। तब तक सीखते रहें,